अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिन भर की अहम डेवलपमेंट्स पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का अजाला नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक आईजी पंजाब पीटीआई के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के मास्टर माइंड हैं। अदालती हुक्म उदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि पीटीआई उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाजत दी जाए और फौरी समाअत की जाए। दूसरी जानिब जो एक बड़ा अहम मामला परवेज खटक साहब ने उठाया गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कि बल्ले का निशान उन्हें ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने बल्ले का निशान एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब, आईपीपी से रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद होंगे। जफर इलाली साहब सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद अवैस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूंगा। परवेज खटक साहब ने कहा कि बल्ले का निशान ऑफर किया गया पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी तरफ ना पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किए और ना ही अब तक जो लेवल प्लेइंग फील्ड के आपके खदशात और तहफुजात हैं उनकी कोई तसल्ली बख्श सुनवाई हो सकी है। अब परवेज खटक साहब के इस स्टेटमेंट पर क्या आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट जो है ये कहते हैं ना कि इज अ फिगमेंट ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन कि बल्ले का निशान पीटीआई कब छोड़ेगी जो उनको मिल जाएगा। हमने उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन एक बहुत पार्शियल होके और एक नून लीग की और इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के उसने जो एक फैसला किया था और वो फैसला जो है आज बड़ी लंबी बहस हुई है, लगभग 4 घंटे बहस हुई है वहाँ पे वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में और फाइनली उन्होंने सस्पेंड कर दिया और कहा कि ये इसका निशान जो है कायम रहेगा। अगली डेट ऑफ हियरिंग जो है वो ये सर्दियों की छुट्टियों के बाद जब जनवरी में दोबारा अदालतें खुलेंगी तो डिवीजन बेंच के पास केस लगेगा। अंटिल देन उन्होंने इसको सस्पेंड भी कर दिया और कहा कि ये तमाम हर तरह से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे अपने इलेक्शन सिंबल पर। अच्छा अहमद अवैस साहब, जो सियासी मुखालफिन है आपके, आप चूंकि पीटीआई का बहुत देर से ये खदशा भी और तहफुजात भी आपके सामने आते रहे कि कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दिए जा रहे, जदोकोब किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है हमारे रहनुमाओं को, लेकिन जब फाइनल लिस्ट हो चुकी है 859 हल्कों में सिर्फ 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। बाकी तो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन भी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे उनके कागजात नामजदगी जमा हुए। तो जो 2 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि हमें इजाज़त नहीं दी जा रही या कागजात नामजदगी नहीं हमसे लिए जा रहे, आपके सियासी मुखालफिन कहते हैं ये तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा था और आज अगर आप तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को तो ये अमल भी उसी की कड़ी है। देखिए, बात यह है कि जो कुछ हुआ है वो तो सबके सामने अभी भी जिस दिन ये नॉमिनेशन की डेट पहले लगी है तो पहले दिन तो बहुत सारी जगहों पर इन्होंने फाड़ के फेंक दिए पेपर और उनको रोक दिया, जाने नहीं दिया और फिर लोग भागे, फिर अदालतों में भी गए और फिर उसके बाद वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो इन्होंने सब एक्सेप्ट किए और आपने ये भी देख लिया कि जिसको तमाम ये नून लीग वगैरह ने उड़ाया हुआ था कि ये तो अब फिगर ही नहीं करती कहीं, पीटीआई जो है इसका तो कोई नाम ही खत्म हो गया और ये अब नो लॉन्गर पॉलिटिकल पार्टी। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर जो है वो पीटीआई के तरफ से आए हैं। आप देखिए एक हल्के के 4 कैंडिडेट जो है कवरिंग कैंडिडेट है साथ उनके। ये लोगों के अंदर जो एक इसके मुतालिक जो एक जज्बा है, जोश है और बलवला है वो कायम है और आप देखेंगे वक्त के साथ अभी वो कैंपेन सुप्रीम कोर्ट में मैटर
गया है कि ये इवन प्लेइंग ग्राउंड हमें मुहैया नहीं की जा रही और जल्द से जुलूस और ये सब करने की इजाजत दी जाए। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस जोश जज्बा के साथ आपको पीटीआई की नुमाइंदगी जो है वो नजर आएगी और पाकिस्तान में किस तरह से लोग जो है बाहर निकलेंगे इसके लिए। और ये कहना जो है इनका खास तौर के ऊपर यदि इनको कोई अब तो ये पार्टी नहीं रही, अब तो इनका ना सिंबल है ना कुछ है। इंशाल्लाह ताला हम कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और हम हर मैदान के अंदर हर जगह के ऊपर हम पूरी रेजिस्टेंस भी देंगे। ठीक है, आज ये बड़ी अहम अहमद अवैस साहब डेवलपमेंट हुई है पीटीआई के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके ऊपर आज भी जो पीटीआई के चेयरमैन है वो इमरान खान है, उसको अपडेट भी नहीं किया गया और उसके जो इंट्रा पार्टी के आपके नताइज थे उसको तो तस्लीम नहीं किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या अगला लाहे-अमल होगा? जो सुप्रीम कोर्ट से आप रुजू कर रहे हैं और तौहीन अदालत का मुर्तकिब इलेक्शन कमीशन को करार दिया जा रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड के खदशात और रैलियों की आपने बात की कि हमें ना रैलियां निकालने दी जा रही है ना जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दी जा रही है, इंट्रा पार्टी को लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू करने वाले हैं, इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है? नहीं, इंट्रा पार्टी ये इलेक्शन ये इशू तो जो है आज पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी डिटेल आर्ग्यूमेंट कर दिया और अब छुट्टियों के फौरन बाद 9 तारीख जनवरी की रखी है उन्होंने। डिवीजन बेंच के पास इसकी हेयरिंग होगी और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो आज क्योंकि मैं वहीं था और अदालत का जो एक जो नुक्ता नजर था उस पूरी आर्ग्यूमेंट के बाद बड़ा पॉजिटिव था और कोई कानून जो है कोई रेलिवेंट लॉ जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया हो कोई अवेलेबल ही नहीं है, कोई है ही नहीं ऐसा लॉ। यही बात सामने आई है डिटेल से। तो ये तो सिर्फ ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक स्पॉन्सर्ड वो ये फैसला था जो प्लान किया हुआ था कि ये हमने ये किया इन्होंने और ठीक। मैं सर जो आरओज और डीआरओज का मामला था पंजाब में उसके बाद नून लीग की तरफ से वाज़े बयानात आए कि पीटीआई इलेक्शंस में ताखीर चाहती है, रोज़े अव्वल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इलेक्शंस डिले हों। अब आपके कागजात नामजदगी सिवाय 4 से 5 रहनुमाओं के जमा हो चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से भी आप रुजू कर चुके हैं। पीटीआई अभी उन्हीं खदशात के साथ अब आगे बढ़ रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और हमें रैलियां और इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही, और या आप तैयार हैं आप 8 फरवरी के लिए बतौर पार्टी? देखिए बात दो चीजें हैं जी। जहां तक 8 फरवरी के इलेक्शन की बात है उसके लिए तो हम हर सूरत में तैयार हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ना मिले, हमारे पे जितनी पाबंदियां लग रही हैं, जो तंग कर रहे हैं, जो जितना ठीक है अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आवाज़ में भी कोई खलल आ रहा था मेरे ख्याल से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से वसीम रामे साहब ने, और उनके साथ हम डिस्कस करते हैं कि नून लीग के साथ इल्हाक अलायंस या कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तो आईपीपी के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता अलायंस बनाने के हवाले से अभी गौर फिक्र करना बाकी है, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान की कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो काबिल कबूल नहीं हैं। वसीम रामे साहब, नून लीग के साथ सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप सीट एडजस्टमेंट या अलायंस के हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान की बातचीत चल रही है? क्योंकि अब देखें कराची में एमक्यूएम के साथ उनका अलायंस है, बलूचिस्तान में बाप के साथ, वो सेंट्रल पंजाब में काफ लीग के साथ उनका अलायंस हो गया, लेकिन बाद में उसकी तरदीद आई। लेकिन सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तो काफ लीग के साथ उनके मामलात दिखाई दे रहे हैं। आईपीपी और नून लीग के दरमियान सर क्या मुज़ाकरात हुए अब तक? बिस्मिल्लाह जी, नेगोशिएशंस जो हैं वो जारी हैं, 2-3 सेशंस हो चुके हैं
कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं हो सकी, तो उन पे बात जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी जो है वो अपना हल्का जो है उसको देख के, अपने जो सियासी मामलात हैं उसको देख के आगे बढ़ती है। सीट एडजस्टमेंट जो है या किसी पार्टी के साथ कोलिशन जो है, कोई ऐसी मतलब कि गलत बात नहीं है। हमारे पास बहुत मजबूत कैंडिडेट्स हैं जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो हमेशा से विनिंग हॉर्सेस रहे हैं। आप पिंडी से शुरू हो जाएं, सरवर खान साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, तरीन साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे बड़े नाम हैं जो खाकवानी साहब हैं, वो दूसरे हमारे नुमान अग्रवाल साहब हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, फिर फैसलाबाद से, फिर साउथ से, जो हमेशा से विनिंग हॉर्सेस रहे। उन्हें कभी किसी पार्टी की जरूरत नहीं रही, वो जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी सीट निकालती है। तो वो जितने भी हमारे मेन बंदे हैं, ऑब्वियसली उनकी जो नून लीग भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी पोजीशन में है जहां वो सीटें नहीं निकाल सकेगी, जिस तरह इस वक्त सियासी मामला चल रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जहां हमारे मेन कैंडिडेट्स हैं जिनके अपने शख्सी वोट काफी ज्यादा हैं, जो हमेशा से विनिंग हॉर्सेस रहे हैं, तो उनकी उनकी जो एडजस्टमेंट है वो मोस्ट लाइकली है कि वो की जाएगी। और ऐसे ही फिर जो है पंजाब में भी, और सिंध में जो है, सिंध में हमारी जो लास्ट कोर कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हमारे जो मौलवी उधर से हैं, सिंध से मौलवी साहब, उनको इंस्ट्रक्शंस की गई थी कि वो इलाके के अपने हिसाब से देखें कि किस पार्टी की कोलेशन से वो अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो असल मकसद तो है कि इलेक्शन जो है वो साफ साफ इलेक्शन हो और सब पार्टियां जो है उसमें कंट्रीब्यूट करें, और जो मुल्क जिस क्राइसिस में पड़ा हुआ है उस क्राइसिस से इस मुल्क को निकाला जाए, और ये इलेक्शन में रुकावट कोई भी ना आने दी जाए। तो कोलेशन हर पार्टी अपने जो खदोखाल है उसके हिसाब से करती है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान है कि आईपीपी ने बहुत बड़ा मुतालबा किया था, जिसके बाद फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हो सके। टिकटों के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाज़ा है जो 3 से 4 दिन में हल हो जाएगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी कोई मुज़ाकरात की बात चल रही है, लेकिन ये चीज़ तो पहले भी अगर हम एनालिसिस करें सियासी तौर पर तो नज़र आ रहा था। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब का जब वेलकम हुआ 21 अक्टूबर को, तो IPP रहनुमा वहां पर मौजूद थे और उनको वेलकम करने भी गए कि इलेक्शन से पहले एक आध महीना पहले IPP भी नून लीग के साथ बैठेगी, ये तो नजर आ रहा था। लेकिन सर अब तनाजा किस बात पर आ गया? डिमांड IPP की क्या है नून लीग के साथ? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये, जो सियासत में बहुत सारी चीजें जो एक वजादारी थी वो एक अरसा से होते होते वो ख़त्म हो गई। लोग सियासी मुखालफिन की बजाय ज़ाती मुखालफिन जो बनना शुरू हो गए। पहले जो जितने भी सियासतदान थे, वज़ादार सियासतदान थे, एक दूसरे की अपनी पॉलिटिकल मुखालफत एक जगह पे, शादी ब्याह पे, घरों में एक दूसरे के रास्ते चलते, हमेशा सलाम दुआ प्यार मोहब्बत होती थी। तो इस्तेकाम पाकिस्तान जो है उसी रवायत को दोबारा से जो है वो उजागर करना चाह रही है कि सियासत हमारी सियासी मुखालफत है, एक मौकफ की मुखालफत है। हम वैसे सारे पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। और दूसरा कोई ऐसा बड़ा मुतालबा क्या है आपका? मैं कोई ऐसा बड़ा मुतालबा नहीं। देखें, ऑब्वियसली जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है इसके पास इस वक्त ऑब्वियसली तकरीबन 70 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो MPAs या MNAs रहे हैं, बहुत मरतबा रहे, मिनिस्टर्स रहे। हमारा वही डिमांड थी कि जिन वो लोग जो अपनी सीटें जीते हुए हैं बहुत जरूरी है। और नून लीग भी की क्या बहुत ज्यादा मकबूल है, नून लीग भी की लिए एक सा है ऑब्वियसली। वो टेक्निकल एरर आ रहा है को आपकी गुफ्तगू जो बहुत बार जीते हैं लास्ट में। दोबारा से कॉल उनको करें। नाजरीन, 18 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर इस्तेहकाम पार्टी ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और नून लीग के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान का इल्हाक या सीट एडजस्टमेंट इस वक्त एक बड़ा अहम मौजू है जिस पर बहस की जा रही है। वसीम रामे साहब, सीट एडजस्टमेंट अगर आप सिर्फ नून लीग के साथ करते हैं तो किस बुनियाद पर यह होगी? क्या इसका जो है वो क्या स्ट्रेटजी IPP की होगी और किन नुकात पर जो है वो आपका इत्तेफाक हो सकता है?
जी ऑब्वियसली हमने हमारा एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, उसमें बहुत क्लैरिटी है कि हम पाकिस्तान की तरक्की को किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं। उसमें 3-4 बहुत मेन चीजें थी, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके घरों के इंतजाम, तो वो मौक़िफ़ सामने रखे गए हैं कि अब अगर हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये चीजें जो हमने अपने अवाम को प्रॉमिस किया है, वो बिजली का है, किसानों का है, तो वो सारे मिलके उस वो प्रोजेक्ट जो है मुश्तरका तौर पे उनको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। तो बेसिक जो है वो तो यही है कि अवाम की रिलीफ के लिए जो पैकेज आईपीपी ने तैयार किया है वो उस पे एग्री होते हैं, तो मतलब फ्यूचर में पॉलिसीज जो हैं ऑब्वियसली फिर वो मेजर जो चीजें होंगी उसका जो लाइजोन आगे करना है, उसमें आईपीपी के कितने बंदे आपके साथ होंगे उसको सारे काम करने में, उसको आगे बढ़ाने में, तो यही मेजर चीजें हैं जो डिस्कशन हुई है और इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली है कि बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। अब सर और ये सवाल मुल्क ये के लिए भी है बहुत वसीम बेहतर साहब, पाकिस्तान में अगर हम गुज़श्ता इंतखाबात का जायज़ा ले तो हुकूमत बनती है, फिर हुकूमत को लेकर प्रोटेस्ट होता है, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं इस जमहूरी प्रोसेस में उनकी क्रेडिबिलिटी पर या उनके इलेक्ट होने पर सवालात उठाए जाते हैं। कभी सिलेक्ट कहा जाता है, कभी इलेक्शंस को धांधली ज़दा कहा जाता है, कभी इस्लामाबाद में धरना होता है, कभी लाहौर में प्रोटेस्ट होता है। अब जो हुकूमत 8 फरवरी को बनेगी, इतने अलाइंसेस के बाद वो हुकूमत कितनी मजबूत हो सकती है? अगर सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर ही हुकूमत बनाई जाएगी, विफाकी हुकूमत, और इस तरह से वजारतें 2 उनके पास, 4 उनके पास, तो ये तो अब मुखालिफिन जिस तरह से पहले इलेक्शन से पहले ही उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठा रहे हैं कि रिग्ड होने वाले इलेक्शंस, ये पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पीएमएलएन को तमाम तर सपोर्ट या लेवल प्लेइंग फील्ड या उनको जो है वो सिलेक्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब ने किया है। तो अगर अलायंसेस के बाद ही ये हुकूमत बनेगी तो कितनी देर ये चलेगी और किस तरह से फिर मुखालिफिन को आप संभालेंगे, बर्दाश्त करेंगे? जी देखें, एक तो पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, जब से इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन रिग होना, इलेक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट होना, ये नॉर्मल रूटीन है। जितने मर्जी साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए, ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है। जी वसीम साहब, तो हारने वाली पार्टी है तो उनका ये नॉर्मल चीजें ये चलती रहती हैं। असल मसला है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। जो पहले जो कोलिशन हुई थी जो पीडीएम की, वो ऑब्वियसली उस कोलिशन में वो उस तरह से पहले से चीजें तय करके इलेक्शन नहीं लड़ा गया था। वो एक सिलेक्टेड जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे उनको इकट्ठा करके उनसे मतलब कि ऑब्वियसली कोलिशन के लिए बातें की गई और उसको आगे चलाने की कोशिश की गई, वो नहीं चला। अभी जो कोलिशंस हो रही हैं वो पहले से अपनी अपनी पार्टी, जो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो आगे लेके रखती है। तो अगर किसी का उस मैनिफेस्टो पे, उस अवाम की रिलीफ पे या इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने पे या मुल्क की तरक्की के लिए ये चीजें डिसाइड होती हैं तो फिर वो चीजें तय हो रही हैं। और ऐसे जो अब इस तरह की अगर कोलिशन होती है और ऑब्वियसली फिर इलेक्टेड एक प्रोसेस के थ्रू आती है तो उसमें कोई ऐसा नहीं होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं जो जमहूरी निज़ाम है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास अपने अपने फंड्स होते हैं, उन्होंने अपना काम करना होता है। वफाक ने अपना करना है, सूबों ने अपना करना है, हर मिनिस्टर का अपना एक तरीकाकार है, उसने अपना काम करना है। तो जो जिधर बैठा होगा, असल तो यह है कि अगर मकसद आवाम को रिलीफ देना और मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, इस कौम को आगे लेके जाना है, तो 10 जमातें भी मिलके अगर बना लें, असल है कि वो उन 10 जमातों में से बंदे कौन से आगे आते हैं। वो अगर ईमानदार, साफ शफाफ और अच्छे लोग हैं, मुल्क के लिए काम करने वाले हैं, तो मुल्क आगे जा सकता है। और अगर मतलब कि एक जमात में भी आप सारे जो हैं चोर चक्के और बेईमान और लुटेरे इस तरह के बिठा देंगे तो एक जमात भी आगे लेके नहीं जा सकेगी। बहुत शुक्रिया वसीम रामे साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, और अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, कुछ बात करेंगे आल पर अपने प्रोग्राम में, क्योंकि गजा में जो सूरत हाल गुज़श्ता कई महीनों से जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक हैरानकुन उस हवाले से स्टेटमेंट दिया है और दुनिया भर में इसकी मजम्मत की जा रही है। गजा के हालात मजीद कुछ अरसा ऐसे ही रहेंगे, और जो जंग बंदी आलमी ताकतों ने करवाई, क्या इस तरह का स्टेटमेंट एक प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक ऐसे वक्त और ऐसे मोड़ पर उस जंग बंदी को लेकर और इस खत्ते के अमन को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं? इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है नई दिल्ली में इसराइली एम्बेसी पर। इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। जफर लाली साहब और दीगर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर। गजा की सूरत हाल जो कि 7 अक्टूबर के बाद दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आर्जी जंगबंदी भी हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसराइली फोर्सेस की जानिब से निहत्ते सिविलियंस पर बमबारी शुरू कर दी गई। और आज ये जो स्टेटमेंट आया है इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कि आने वाले दिनों में गजा में जंग के दायराकार को मजीद वसी करेंगे। हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मसला है। इस पर हम बात करेंगे। ज़फ़र अल-आली साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल गजा में हमास के खिलाफ जंग को वसअत देगा, जबकि महसूर फ़लस्तीनी इलाके में जो शहादतें हैं मुसलमानों की, अनआर्म्ड सिविलियंस की, उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो पाक अफ़गान ताल्लुकात हैं उसको लेकर भी बहुत से अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। जैसा कि DI खान हमले में मुलव्वस जो दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक अफ़गान तालिबान से बराह रास्त पाया गया है। और जो हमारे इधर ऑपरेशन हुआ, जो गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने का सिलसिला था, वो काफ़ी हद तक तो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जो पाकिस्तान में गुज़श्ता कई महीनों में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, ताने बाने उनके अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। ज़फ़र अल-आली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, गजा की जो सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इस इसराइली वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट के बाद आप हालात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? ज़फ़र साहब जी, राब्ता दोबारा उनके साथ बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो अहम आज डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। गजा में 7 अक्टूबर को जो ये सिलसिला शुरू हुआ इसराइली बमबारी का, और मुसलसल अटैक्स किए गए यूनिवर्सिटीज़ पर, कॉलेजेस पर, हस्पतालों पर। अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे, माएँ, बहनें इसमें शहीद हो चुके हैं। और बाकायदा तौर पर यह नस्ल कुशी की गई है इसराइली फोर्सेस की जानिब से। और बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर जो सिविलियन आबादियाँ हैं, जो सिविलियन इलाके हैं, जहाँ पर स्कूल्स और फ्लैट्स और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनको निशाना बनाया गया। और 7 अक्टूबर से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। ज़फ़र अल-आली साहब, ये जो स्टेटमेंट आया है इसराइली वज़ीर आज़म का, इसके बाद गजा की सूरत हाल को आने वाले दिनों में कहां पर जाता हुआ देख रहे हैं आप? हालात मजीद बिगाड़ का शिकार होंगे सर? स्टेटमेंट आया था, क्या कह रहा है वो कह रहे हैं कि गजा में जो जंग है उसको मजीद हम वसअत देंगे। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इन लोगों को इनका टैक्टिक्स फेल हो गए हैं, ये कामयाब नहीं होंगे अगर आप हर हमास के आदमी को खत्म कर दें। फिर भी पॉलिटिकल सपोर्ट उनका नहीं जाएगा, पॉलिटिकल सपोर्ट रहेगा, और हर वक्त उनके पास कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो वो आके इनको अटैक करना चाहते हैं। तो ये जो लोग हैं ये आधे पागल हो गए हैं। इनको पता होना चाहिए कि ये तरीका नहीं है। 70 साल से इन्होंने यही तरीका कोशिश कर रहे हैं, मारो, निकालो, इजेक्ट करो, उनका जमीन पकड़ो। नहीं देख रहे हैं कि ये नहीं चल रहा है। अगर अभी तक नहीं देख रहे हैं और ये समझते हैं कि दे कैन किल देयर वे टू पावर, तो इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये नहीं काम होगा। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि इजरायलीज खुद इस गवर्नमेंट को निकालेंगे, मगर वो उस वक्त उनके पीछे लगेंगे जब इन्होंने उनको इस्तेमाल, नेतन्याहू का अभी एक ही यूटिलिटी है कि वो मैसेकर करें हमास को और गाजन्स को, और फिर इजरायली लोग कहें नहीं वो गलत था, वो अच्छा नहीं कहा, वो गलत था, फायदा उठा ले और फिर उसके बाद निकाल दे। एक्स प्राइम मिनिस्टर ओलहर्ट तो यही कहा है ना कि ये आदमी जो है ये पागल हो गया है। ये तो कहता है मेरा प्रीडिसेसर ये जो है नेतन्याहू, ये और जो अब आ गया है ये एक टेररिस्ट है। तो अब हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? एक एक्सट्रीमिस्ट जो इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, ज़ायनिस्ट जो इलेक्ट होके, सबको पता है इनसे फार राइट पे कोई पार्टी है ही नहीं इजराइल में, ये लोग इन पावर हैं, तो आप इनसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ठीक है। और मैं तो हैरान हूं कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है अभी तक। मैं इतना हैरान हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक है कि बाइडेन ने तकरीर में क्या है कि आई एम ए क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट सर कह चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा और जो मुस्लिम इत्तेहाद है OIC,
ओआईसी की जो जिम्मेदारी थी, आप समझते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ हुआ आज भी हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी हम निभा सकें? ओआईसी में आप किस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? ओआईसी, आई डोंट सी उनके पास क्या है, क्या यूनिटी है, क्या ये सब जो है, उन्होंने इतने 30,000 लोग मारे जा रहे हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। एक बंदा, एक ट्रूप, एक थ्रेट भी नहीं हुआ। वही ईरान, इनको तो शर्म आना चाहिए कि यमनी जो है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो इनको धमकियां दे रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं, उनके जहाजों को अटैक कर रहे हैं। और 8-10% उन्होंने तो इंश्योरेंस रेट्स बढ़ा दिए हैं, कुछ तो कर रहे हैं। अमेरिका, ये दूसरे जो अरब हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। तो अब क्या उन पे उम्मीद रख सकते हैं? आप किसी से क्या कमेंट ले सकते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे? ठीक है सर, दूसरी तरफ अगर हम पाक अफगान ताल्लुकात की बात करें तो जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई है, पाकिस्तान के साथ तवक्को शायद ये की जा रही थी कि मामला बेहतर होंगे, लेकिन पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज और आज ये जो डीआई खान हमले में मुलव्वस दहशतगर्द है, इसका बराह रास्त ताल्लुक अफगान तालिबान से है। टीटीपी के हाइडआउट्स वहां पर मौजूद हैं जो यहाँ पर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हो सकते हैं इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? जी देखिए, बात सीधी सादी है कि 329 लोग टेररिस्ट अटैक्स में मारे गए हैं जब से तालिबान आई है। 90% इंक्रीज हुआ है इंसिडेंट ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग्स पे। माने ये वाकये 90% बढ़े हैं जब से तालिबान आ गए। आप समझते हैं ये कोई एक्सीडेंट है? क्या आप समझते हैं कि ये इत्तेफाकन है? ये तो जानबूझ के कर रहे हैं टीटीपी और उनके साथ मिले हुए हैं अफगान तालिबान। अगर अफगान तालिबान ना मिलते तो उनको हथियार किधर से मिलते, उनको शेल्टर किधर मिलता, उनको प्लानिंग किधर से होती? और उनके जो इंडियंस के साथ मिले हुए हैं और जो हमारे पास सबूत है कि पैसे हिंदुस्तानी देते हैं, वो जाके वो अमेरिकनों ने जो हथियार डंप्स छोड़े हैं उधर से वो जाके खरीदते हैं और फिर आके हमारे पे अटैक करते हैं। कि आप एक मिनट के लिए समझ रहे हैं, एक मिनट के लिए समझते हैं कि ये तालिबान के को पता नहीं है? वो जानबूझ के कर रहे हैं। यानी आप मुझे बताएं, अमेरिका, आप मुझे बताएं, ये अफगानिस्तान में एक बादशाह रहा है, अफगानिस्तान में एक प्रेसिडेंट रहा है, अफगानिस्तान में एक एमीर रहा है कि नहीं? जी। इन तीनों में क्या फर्क है? फिर भी तीनों में उतनी नफरत है पाकिस्तान के लिए जो हर वक्त थी। कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले दिन से इन्होंने हमें हमारी वो यूएन मेंबरशिप के खिलाफ थे। वो कह रहे थे ये हमारा जमीन है जो पाकिस्तान बना है। 75 साल से और अभी तक हम पहचान नहीं रहे हैं। हम इनके लिए जा रहे हैं, मर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती। अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आप रीजनेबल और रैशनल नहीं है तो आप फिर यही होगा आपके साथ। ठीक है। अच्छा सर, यानी अब जो तालिबान की हुकूमत है वो भी इंडिया के हाथों में और तमाम तरह इन एक्टिविटीज में वो बराह रास्त अब मुलव्वस हैं। तो हमें अब अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान की वहां पर हुकूमत है, किस तरह के ताल्लुकात हमारे होने चाहिए? क्योंकि एक बॉर्डरिंग कंट्री है और फाटा में जिस तरह से बॉर्डर के जरिए आना जाना फैमिलीज, वहां पर भी काबुल में भी और फाटा के जो कबायली इलाके हैं वहां पर भी एक ही फैमिलीज हैं, उनकी वहां पर ट्रांसपोर्ट भी होती रही है, ट्रेड भी होती रही है। तो अब हमें क्या इस हवाले से लाहे अमल अपनाना चाहिए? बतौर एनालिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं? भाई आपके पास क्या है? आप जंग तो नहीं कर सकते ना, कि हम नहीं चाहते कि हम लड़ें, मगर अगर वो आके हमारे को लोगों को हथियार दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, प्लानिंग दे रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ मिलकर पैसे ले रहे हैं, तो हमें कुछ क्या करना चाहिए? बस हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हम बस शोर ही शोर मचाते रहें। भाई बंद करो ट्रेड, बंद करो बॉर्डर, और जिधर एविडेंस आप देखते हैं कि उन्होंने क्रॉस करके आए हैं, वो कौन है, वो किधर है, मारो उनको जाके। क्या आप फिर क्या करेंगे? ऐसे ही घर पे बैठ के बस मार खाते जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम टीटीपी को कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारी आईन होनी चाहिए तो तुम चाहते हो, आ जाओ, हम मान गए।
हम उनको कहना चाहते हैं हाँ तुम ये शरिया, अपनी शरिया लागू करना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर इलाकों पे, लागू कर लो। क्या ये हम मान सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? आपने लड़े नहीं है 12 साल इनके साथ, वो जो पहले जो हम लड़े थे जी। तो यार ये मैं तो माफ करिए, हम लोगों को तो पता ही नहीं क्या करना। हमने जाके इनके साथ बात की है, उन लोगों से साथ हमने जाके बात की है जो कह रहे हैं ये हमारा इलाका है, ये हमारा जमीन है, ये पाकिस्तान का तो है ही नहीं। उनका तो ऑफिशियल क्लेम है कि अटक तक जमीन जो है वो अफगानिस्तान है। आप क्या इन लोगों के साथ बात करेंगे? तो ये तो, और अगर आप समझते हैं कि कुछ नहीं करो और वो मामला खुद ही हल हो जाएगा, तो वो तो आपने कोशिश कर लिया है ना। 90% इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म 90% एक साल में बढ़े हैं 22 से और अब तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार ज़फ़र इलाली साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, दोबारा मुलाकात होगी। रुखसार मीर को प्रोग्राम न्यूज़ फीड से दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।